अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक नंबर 18 तक मुकम्मल कर लिया था। इंशाअल्लाह आज सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। सबक नंबर 19 पढ़ने से पहले हम उसके अंदर मौजूद ग्रामर को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सबक नंबर 19 जब खोलेंगे तो आपको पूरे जुमले उनके आगे क्वेश्चन मार्क दिखेगा, यानी थोड़े जुमले ऐसे भी हैं जिसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। यानी मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि ये दर्स ऐसा है कि इसमें 2 किस्म के जुमले हैं। देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। वैसे भी जुमला 2 किस्म का होता है। जुमला यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जिसको एक सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 2 तरह का होता है, एक खबरिया होता है और एक इस्तिफहामिया होता है। खबरिया किसे कहते हैं? यानी वो जुमला जिसमें आपको कंप्लीट बात समझ में आ गई और उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं, अल वलदु जालिसन, लड़का बैठा हुआ है। लड़का बैठा हुआ है, कंप्लीट बात आपको समझ में आ गई, तो ये क्या है? जुमले खबरिया है। बाज जुमले इस्तिफहामिया होते हैं। इस्तिफहाम, जैसे कि हमने पिछले दर्स में भी पढ़ा था, इस्तिफहाम के माने आते हैं सवाल। इस्तिफहामिया यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें सवाल मौजूद हो। जैसा कि अगर मैं पूछूं, मन हाजल वलदु, कि ये लड़का कौन है, तो ये कैसा जुमला है? खबरिया है या इस्तिफहामिया है? इस्तिफहामिया हुआ। अगर मैं पूछूं, आ हुआ जालिसुन, क्या वो बैठा हुआ है? सवाल है ये मेरा। तो वो जुमले जिसमें सवाल मौजूद हो वो इस्तिफहामिया कहलाएंगे, और वो जुमले जिसमें बात कंप्लीट समझ में आ गई, सवाल मौजूद नहीं है, वो खबरिया कहलाएंगे। तो मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने सबक नंबर 19 में 2 किस्म के जुमलों को इस्तेमाल किया, यानी सवालिया जुमले और जवाबिया जुमले। इनको ये इस्तिफहाम कहते हैं अगर सवाल मौजूद हो, और जिसमें सवाल मौजूद नहीं है, बात कंप्लीट समझ में आती है, तो वो जवाबिया जुमले। ये भी खबरिया ही है, यानी ये जो इस्तिफहाम है, सवाल किया जा रहा है, उसके जो जवाब में दिए जा रहे हैं, बात कंप्लीट है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हो गई। जैसे कि आप किताब देखेंगे तो आपको किताब में मालूम होगा, मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने लिखा है, मन अला हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है? कैसा जुमला है ये? इस्तिफहामिया है। ठीक है, अलैहि वलदुन, उस पर लड़का है, ये कैसा जुमला है? जवाबिया जुमला है या खबरिया जुमला है। ठीक है, उसके बाद अय्यु शैइन अमामल वलदी, कौन सी चीज लड़के के आगे है? कौन सी चीज? तो इसमें इस्तिफहाम है, हुरूफ इस्तिफहाम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस्तिफहामिया है। फिर आगे अमामहु ताविला, उसके आगे बेंच है, उसके आगे टेबल है, तो ये कौन सा जुमला है? खबरिया जुमला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि सबक नंबर 19 में जुमले इस्तिफहामिया और जुमले खबरिया एक साथ उन्होंने डालकर बताया है कि इसमें फर्क क्या है। अभी बात जहन में रखने की ये है कि अब जहाँ कहीं भी खबरिया जुमले देखेंगे तो बात पक्की है कि वो मुब्तदा और खबर से मिलकर खबरिया बना है। ठीक है, इस्तिफहामिया के सिलसिले में आपको ये बात याद रखनी है कि जब सवालिया जुमले होते हैं तो स्टार्ट हुरूफ इस्तिफहाम स्टार्टिंग में लग जाता है, यानी स्टार्टिंग सवाल से शुरू करेंगे। अरबी में, उर्दू में चाहे आप जुमला कैसा भी बनाए, तुम्हारे आगे क्या है, आपके आगे क्या है, हम उर्दू में लास्ट में बोल रहे हैं। क्या आपके आगे किताब है, हम उर्दू में क्या शुरू में बोल रहे हैं। यानी हम उर्दू में इस्तिफहाम को आगे, वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम अरबी में हुरूफ इस्तिफहामिया को शुरू में ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात हो गई, इस चीज को हटा दीजिए। यानी मैं ये बोलना चाह रही हूँ, सबक नंबर 19 में मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने जुमले इस्तिफहामिया भी इस्तेमाल किया, जुमले इजाबिया जवाबिया जुमले खबरिया भी उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, और इनके बनाने के तरीके हमने पिछले असबाक में पढ़ लिए हैं। बस रिवीजन के लिए इतनी बात याद रखिए कि मुब्तदा खबर से मिलकर बनेगा और हुरूफ इस्तिफहाम से शुरू होने वाला जुमले इस्तिफहामिया है। ठीक है, अब अगली चीज आइए, आप देखेंगे सबक नंबर 19 में मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने चंद अल्फाज को अंडरलाइन किया है। क्या अल्फाज है वो? न्यू अल्फाज है, वोकैबुलरी आप सीख सकते हैं। क्या है वो अल्फाज? अमाम, फौक, तहत। ठीक है, आपको ये अल्फाज मिलेंगे। अब ये अल्फाज क्या है?
देखिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने जो इस्तेमाल किया है वो ये चीजें हैं, अमाम, तहत, फौक, खल्फ। ठीक है, पहले ये इन अल्फाज के माने याद कर लीजिए आप लोग। अमाम कहते हैं सामने, अमाम सामने, अमाम सामने। खल्फ कहते हैं पीछे, खल्फ कहते हैं पीछे। अमाम सामने, खल्फ पीछे। उसी तरह के और दो अल्फाज है, देखिए तहता, तहता यानी नीचे, फौका, फौका यानी ऊपर, तहता नीचे, फौका ऊपर। उसी तरह के और दो अल्फाज है, देखिए यमीन, शिमाल। इन अल्फाज का तर्जुमा देख लीजिए, ये तर्जुमा क्या है इन चीजों का। अमाम, अमाम कहते हैं आगे, आगे, फ्रंट, फ्रंट को कहते हैं। ठीक है, फिर है खल्फ, खल्फ के माने हैं पीछे, अमाम आगे, खल्फ पीछे। उसके बाद क़ब्ला पहले, बिफोर, बादा आफ्टर बाद में, क़ब्ला पहले, बादा बाद में। तहता नीचे, फौका ऊपर, तहता नीचे और फौका ऊपर। फिर देखिए यमीन, यमीन कहते हैं राइट साइड, दाहिनी जानिब। शिमाल लेफ्ट साइड, बाएं जानिब। ठीक है, वरा पीछे, पीठ पीछे जैसा बोलते हैं ना, वरा पीछे। इन अल्फाज का तर्जुमा समझ में आ गया। अब इन अल्फाज को जब हम पढ़ चुके हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन अल्फाज की असल बहस क्या है। देखिए हम हमारे जुमलों में, रोजमर्रा के जुमलों में हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो प्लेस या फिर टाइम, प्लेस या टाइम, वक्त या जगह को इंडिकेट करते हैं। जैसा उसको ज़र्फ कहते हैं। ज़र्फ यानी किसी काम का किसी वक्त या किसी जगह पर होना, वो ज़र्फ कहलाएगा। ज़र्फ ऐसा इस्म है जिसमें किसी काम का वक्त या किसी काम की जगह मालूम हो, वो ज़र्फ है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बोली मैं आई, कब आई? दोपहर में आई, तो ज़र्फ है, आना फेल है और दोपहर ज़र्फ है। किधर आई? मदरसे को आई, तो मदरसा जगह है, तो वो भी क्या है? ज़र्फ है। आना फेल है, फेल का करना किसी वक्त में, दोपहर में ज़र्फ कहलाएगा, और किसी जगह में जैसे कि मदरसे में ज़र्फ कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ज़र्फ किसको कहते हैं? किसी ऐसा इस्म जिसमें किसी फेल का वक्त या जगह मालूम हो। ठीक है, वो इस्म, उसको ज़र्फ कहते हैं। अब ज़र्फ की दो किस्में हैं, क्या है? ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मका। ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मका। ज़मा ज़माने से बना है, यानी ऐसा इस्म जिसमें ज़माना मालूम हो, वक्त मालूम हो, वक्त यानी ज़माना, वक्त मालूम हो, वो ज़र्फ ज़मा कहलाएगा। ऐसा इस्म जिसमें जगह मालूम हो, वो ज़र्फ मका कहलाएगा। ठीक है, ज़र्फ यानी फेल का जगह या टाइम ये मालूम, ऐसा इसमें जिसमें फेल का जगह या टाइम मालूम हो, ये ज़र्फ है। अब वही अगर फेल का जगह मालूम हो तो मका, ज़र्फ मका। अगर वो फेल का टाइम मालूम हो तो ज़र्फ ज़मा। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं, मैं आई मदरसे को दोपहर में, तो मैं आना ये फेल है, फेल फाइल है। ठीक है, कब आई? दोपहर में आई, तो ये क्या है? ज़र्फ ज़मा है। किधर आई? मदरसे में आई, ये क्या है? ज़र्फ मका है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये हर दो की दो दो किस्में हैं, लेकिन हम फिल वक्त क्या करेंगे? किसी एक को पढ़ेंगे। ठीक है, मका को पढ़ेंगे हम लोग, जमाने को छोड़ देंगे फिल वक्त, क्योंकि इस लेसन में यही चीज है। ठीक है, मका को पढ़ेंगे, जगह को पढ़ेंगे। अब देखिए इसकी दो किस्में हैं ज़र्फ मका की, मुबहम और महदूद। महदूद किसको कहते हैं? यानी किसी काम का होना ऐसी जगह मालूम हो जो महदूद है, यानी आपको मालूम, अगर मैं मदरसा बोलूं तो मदरसा ही है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बोलूं अमाम, आगे, तो ये महदूद नहीं है, कितनी भी आगे हो सकती है वो चीज। लेकिन अगर मैं मदरसा बोलूं तो एक महदूद स्पेस है ना। अगर वो स्पेस महदूद है तो ज़र्फ मका महदूद, अगर वो स्पेस महदूद नहीं है तो ज़र्फ मका
مبہم، یہ محدود کے تو مسئلہ ہی چھوڑ دیجیے، اس کے بارے میں دار بیت مدرسہ کامن اسم ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو پڑھنا ہے وہ ظرف مکان مبہم پڑھنا ہے، یعنی ایسے الفاظ جس میں ظرف مکان معلوم ہو، پلیس معلوم ہو، اس کا کیا اعراب آتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کی چند مثالیں مصنف رحمہ اللہ نے استعمال کی ہے، اور میں نے یمین شمال وغیرہ یہاں پر ایڈ کیا ہے. دیکھیے اس کے ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے. ظرف مکان ہو یا زمان ہو، کس طرح استعمال کریں گے اس کو. یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں امام، خلف، یمین، شمال، قبلہ، بعدہ، ورا، یہ پوروں کو زبر دیں گے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے. ظرف مکان مبہم پر اگر سامنے جار مجرور نہیں آیا، کوئی حرف جر نہیں آیا، تو ان کو کیا جملے میں چاہے وہ کچھ بھی بنے، خبر بنے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اگر یہ خبر بنے، کچھ بھی بنے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ کیا کریں گے، خبر بنے گی تو کیوں وہ زبر میں پیش نہیں دیں گے. یہ بات الگ ایڈوانس لیول کی بات ہے. بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ یہ الفاظ پر ہمیشہ زبر آئے گا، ٹھیک ہے. تحتو، تحتی نہیں پڑھیں گے بلکہ تحتا پڑھیں گے. فوقو، فوقی نہیں پڑھیں گے بلکہ فوقا پڑھیں گے. قبلہ، بعدہ، وراء، امام، خلفا، یمینا، یمیناً، شمالاً، ٹھیک ہے. اس طرح ان الفاظ کو پڑھیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. کسی بھی اسم کا ظرف ایسا اسم ہے جس میں فعل کی پلیس یا فعل کی ٹائمنگ معلوم ہو. اگر فعل کی ٹائمنگ معلوم ہو تو ظرف زمان کہلائے گا. جیسا کہ ٹائمنگ کیا ہے، شام، دوپہر، رات، ہے نا، کل، آج، ٹھیک ہے. اگر کسی اس کی فعل کا مکان معلوم ہو، پلیس معلوم ہو، تو ظرف مکان کہتے ہیں. پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس میں سے ایک محدود ہے، ایک مبہم ہے. محدود تو دار، بیت، مدرسہ، کون سی بھی پلیس آ سکتی ہے، لیکن مبہم الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں اور اس پر ہمیشہ زبر آئے گا، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ظرف زمان مبہم پر ہمیشہ زبر آئے گا. اگر اس کے سامنے حرف جر استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں تب اس کو زیر دیں گے، ورنہ اس کو زیر ہرگز نہیں دے سکتے، نہ ہی اس پر پیش آئے گا، بلکہ ہمیشہ زبر آئے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے من وراء ظہورہم، اس کے پہلے من آیا ہے تو ورائی کریں گے من آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اگر من نہ آتا تو کیا لکھتے تھے، وراء ظہورہم. سمجھ میں آئی بات. اسی طرح من تحتہم الانہار، تجری من تحتہم الانہار. قرآن جنت کی صفت بتائی گئی کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو من آیا تو تحتی لگائے ہیں. اگر من نہ آتا تو کیا لگاتے، تحتا لگاتے ہیں. اسی طرح من قبلی، من آیا تو زیر لگائیں گے. اگر جار حرف جر آیا تو زیر لگائیں گے. اگر حرف جر اس کے سامنے نہیں آیا تو ہم وہاں حرف جر کو پوشیدہ مانیں گے، لیکن یہاں پر زیراب ہمیشہ زبر آئے گا. یہ حروف ظرف کے بارے میں آپ کو یہ بات بتانی تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہے. آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ کو ایک جگہ لکھ لیجئے اور اس کے معنی نوٹ کر لیجئے اور اس کا قاعدہ لکھ لیجئے کہ یہ ظرف، اور اس پوری چیز کو لکھ لیجئے لیکن اس کا قاعدہ لکھ لیجئے کہ ہمیشہ منصوب ہوں گے. اگر اس کے آگے حرف جر آیا تو ہی اس کا اعراب زیر میں بدلے گا. اگر حرف جر اس کے پاس نہ دکھے تو بلا جھجک اس پر زبر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا اعراب کی شکل ہے. چلیے ہم سبق نمبر 19 میں اسی بات کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ کس طرح ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. یہ نیو ورڈز آپ کو سیکھنا ہے. اصل آپ کو ظرف جاننا ہے اور ان نیو الفاظ کو یاد کرنا ہے. اور اگلی چیز، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. کمنٹ میں آپ لکھ کر بتائیے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کچھ جملے 2 یا 3 یا 4 جتنے آپ سے ہو سکے کمنٹ میں 1 سے 5 تک کے کوئی جملے آپ لکھ کر بتائیے کہ آپ کے جملے آپ کو بنانا صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. چلیے سبق نمبر 19 کی طرف چلتے ہیں. چلیے درس کا سبق کا ترجمہ کرتے ہیں لیسن نمبر 19 کا. دیکھیے میں نے اس کو بورڈ پر لکھا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی میں بورڈ پر لکھوں. چند جملے یہاں مس ہو گئے ہیں. انشاءاللہ یہ جملے پڑھنے کے بعد پھر ان جملوں کا ہم ترجمہ بورڈ پر لکھتے ہیں یا پھر میں بولوں گی، ٹھیک ہے. دیکھیے من علی حاذل کرسی، من کون،
अला पर, हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर, है ना, इस कुर्सी पर, मन कौन है, अलैहि, अलैहि उस पर, वलदुन लड़का है, हाँ? मन अला हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है, अलैहि वलदुन इस पर लड़का है, अय्यु शैइन कौन सी चीज, अमामल वलदी, अमाम कहते हैं आगे, अल वलदी जबर है, देखिए उस पर, लड़के के सामने है, कौन सी चीज लड़के के सामने है, अमामहु उसके सामने, ताविलतुन मेज है, उसके सामने मेज है, अय्यु शैइन कौन सी चीज, फौखत ताविलती मेज के ऊपर है, कौन सी चीज मेज के ऊपर है, फौखत ताविलती मेज के ऊपर, किताबुन किताब है, व कलमुर रसासी और पेंसिल है, मेज के ऊपर किताब और पेंसिल है, आईना कलमुर रसासी पेंसिल कहाँ है, ठीक है, पेंसिल कहाँ है, हुआ वो, फौखल किताबी किताब के ऊपर है, वा और, अल किताबु वल किताबु और किताब, तहतहु उसके नीचे है, मन मा जालिकल वलदी मन कौन, मा साथ, जालिकल वलदी वो लड़का, उस लड़के के साथ, मन कौन है, माहू उसके साथ, सदीकुहु उसका दोस्त है, वह हुआ और वो, अमामहु उसके आगे है, आईना कहाँ, बैतुहु उसका घर कहाँ है, बैतुहु उसका घर, वरा अल मदरसती मदरसे के पीछे है। एक बार दोबारा तर्जुमा देखते हैं। मन अला हाजल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है, अलैहि वलदुन उस पर लड़का है, अय्यु शैइन अमामल वलदी कौन सी चीज लड़के के सामने है, अमामहु ताविलतुन उसके सामने मेज है, अय्यु शैइन कौन सी चीज, फौखत ताविलती मेज के ऊपर है, फौखत ताविलती मेज के ऊपर, किताबुन किताब है, व कलमुर रसासी और पेंसिल है, आईना कलमुर रसासी पेंसिल कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, हुआ फौकल किताबी वो किताब के ऊपर है, वल किताब तहतहु और किताब उसके नीचे है, मन मआ जालिकल वलदी उस लड़के के साथ कौन है, माअहु उसके साथ, सदीकुहु उसका दोस्त है, वह हुआ अमामहु और उसके सामने है, आईना बैतुहु उसके घर कहाँ है, ठीक है, बैतुहु वराअल मदरसती उसका घर मदरसे के पीछे है। और 2-3 जुमले क्या छूट गए हैं, हल इम्तिहानुहु क़ब्लल उतलती, ये वाला देखिए, हल इम्तिहानुहु क़ब्लल उतलती क्या उसका इम्तिहान क़ब्लल उतलती छुट्टी से पहले है, ला नहीं, इम्तिहानुहु उसका इम्तिहान, बादल उतलती छुट्टी के बाद है, ज़ालिकल वलदु वो लड़का, मशगूलुन मसरूफ है, बिल क़िराती पढ़ने में, व सदीक़ुहु और उसका दोस्त, मशगूल है, बिल किताबती लिखने में। ठीक है, ये हो गया सबक। आगे तर्जुमा करो, देखिए क्या है, तुम्हारे साथ कौन है, इसमें इस दर्स में असीला नहीं है तो डायरेक्ट तर्जुमा करो है। क्या है देखिए, तुम्हारे साथ कौन है, तो क्या लिखेंगे, मन, कौन मन, तुम्हारे साथ माँ का, माँ का तुम्हारे साथ कौन, मेरे साथ मेरा रब है, माई मेरे साथ, रब्बी मेरा रब है, माई रब्बी मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यानी अना वाक़िफ़ुन, अल्लाह के सामने, अमामल्लाही, ठीक है, अना वाक़िफ़ुन अमामल्लाही, उसके साथ उसका ईमान है, उसके साथ माअहू उसका ईमान है, ईमानुहु मेरे साथ मेरा ईमान है, मेरे साथ मेरा ईमान है, ठीक है, ईमानी मेरा ईमान, माई मेरे साथ है, या फिर माई ईमानी मेरे साथ मेरा ईमान है। इल्म अमल के लिए ज़रूरी है, अल इल्मु अमल इल्म के लिए ज़रूरी है, अल अमलु ज़रूरियुन लिल इल्मी। तुम्हारा इम्तिहान कब है, आईना इम्तिहानु का, मेरा इम्तिहान
امتحانی، ٹھیک ہے، امتحانی کب ہے؟ تعطیل سے پہلے ہے، چھٹی سے پہلے ہے، یعنی قبل العطلتی، جو کہ ہم نے کیا بولتے درس میں بھی پڑھا ہے ان الفاظ کو۔ تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ سفر کا، ٹھیک ہے، عید سے پہلے، قبل العیدی یا او بعد العیدی، ٹھیک ہے، سفر کا قبل العیدی او بعد العیدی۔ زمین کے نیچے کیا ہے؟ تو کیا لکھیں گے؟ کیا ہے؟ ما تحت الارضی، ارض کہتے ہیں زمین کو، ما تحت الارضی۔ اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو کیا بولیں گے؟ اس کے بعد میں ہوں، کہ روزمرہ جملے ہم کو استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو یاد رکھ لیجئے، ان الفاظ کو عربی یاد کر لیجئے اور روز روز بولیے ان الفاظ کو۔ جو کامن جملے یہاں پر ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کو یاد کر کے پریکٹس کریے اپنے لائف میں، تو انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اس کے بعد میں ہوں تو کیا بولیں گے؟ انا بعدہ، میں اس کے بعد ہوں، میرے بعد تو، وانتا، اور تو بعدی، میرے بعد ہے، کہ ہر انسان کے لیے موت ہے۔ حل للانسان موت یا حل الموت للانسانی، لکل انسان، ہر ہے، یہاں پر ہر ہے تو کل کا لفظ استعمال کریں گے۔ حل الموت لکل انسان، کون سا دین حق ہے؟ ایو دین حق، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سبق نمبر 19 ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے اس کی خوب پریکٹس کریے اور جملے کمنٹس میں لکھ کر بتائیے، پوچھیے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ بے جھجک کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ان کے جوابات دوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔